स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। रेशियो के पिछले पार्ट में हमने बात की थी रुपए और पैसे से सिक्के से संबंधित सवालों की। रेशियो के इस पार्ट में हमने कोशिश की है अनुपात और प्रतिशत को मिला करके जो सवाल बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उन्हें हमें किस तरीके से हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पूछा जाए, अगर मेरे से ये बोला जा रहा है कि ए बी का 20% है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, इसके पहले भी मैं बार बार आपको ये बताते जा रहा हूं, जब भी प्रतिशत की बात होती है और एक संख्या की तुलना किसी दूसरी संख्या के साथ की जाती है, जिससे तुलना की जाएगी उसका मान प्रतिशत में सदैव कितना होगा? 100। और अगर गुने की बात की जाएगी तो गुने में सदैव कितना होगा? 1। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रतिशत की। तो अगर 20 100 है तो a कितना हो जाएगा? 120। मतलब यहां पर a बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे b। ये हुआ क्या? अगर हम इसको 100 मानेंगे तो a कितना हो जाएगा? 120। और 120% का मतलब कितना हुआ? 120/100 मतलब कितना? 1.2। इसीलिए हमने क्या लिखा है? 1.2 गुणे b। यही अगर हमसे बोला जाता a b से 15% अधिक, तो हम क्या करेंगे? तब यहां पर a का मान कितना हो जाएगा? a का मान इसको अधिक, b 15% कम है, तो हम क्या करेंगे? a बराबर कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 100 में 15 घटाएंगे तो कितना? 85। और 85 का मतलब कितना हुआ? 0.85। मतलब a बराबर हो जाएगा 0.85 गुणे b। और ठीक ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि a b का 5% है, ध्यान रखिएगा यहां कम और अधिक की चर्चा नहीं की गई। ए बी का 5% है, मतलब a बराबर हो जाएगा 0.05 गुणे b। 5% है मतलब 100 का 5, मतलब सीधी सी बात है 5% है मतलब केवल 5% है, क्योंकि मूल मान को आपने कितना मान रखा है? 100। तो 5% है मतलब 100 का 5, तो केवल 5%। और 5% का मान कितना होता है? 0.05। तो ये बेसिक रहेगा हमारे अभी के सवालों के लिए। आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ सवाल। आपकी स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं कि इस सवाल को हमें कैसे करना है। सवाल आपसे कह रहा है ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है और उनकी आय में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब उनकी आय का नया अनुपात ज्ञात करें। ए बी सी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2, 3 और 5। ये पहला सवाल है हमारा। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए बी और सी की आय का अनुपात 2:3:5। मतलब सवाल ये हो गया, ये 3 लोग हैं ए बी और सी जिनकी आय है 2, 3 और 5। बीच में हमने क्या लगा दिया? अनुपात। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है? 15, 10 और 20 की वृद्धि। यहां पर क्या हो रही है? 15% की वृद्धि। यहां पर क्या हो रही है? 10% की वृद्धि। और यहां पर क्या हो रही है? 20% की वृद्धि। मतलब इस सवाल में 15 की वृद्धि, 15 की वृद्धि मतलब 115, 115% का मतलब 1.15 का गुणा। लेकिन वृद्धि होगी किस पर? उसकी पुरानी आय पर। मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 1.15, 3 गुणे 1.1,
5 गुणे 1.2। अब अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो ये कितना 2.30, इसका करूंगा तो 3.3 और इसका करूंगा तो 6.0। आपको याद होगा रेशियो के फर्स्ट पार्ट में जब हमने बैलेंसिंग पढ़ी थी डेसिमल्स की, कि अगर वैल्यू डेसिमल में दिए गए हो तो हम उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसमें ये सवाल आपको याद होगा। मैंने आपको ये बताया था कि दशमलव के बाद जो अंक है वो सदैव हमें क्या करने हैं, बराबर। अब यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लास्ट में 0 है, मतलब इस 0 को हम हटा सकते हैं। तो अब हमारी जो वैल्यू है, चूंकि यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा 23:33:60 और यही हमारे सवाल का जवाब है। मतलब इतनी वृद्धि हो जाने के बाद अब उनकी आय का अनुपात होगा 23:33:60। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आपकी स्क्रीन पर आपको दूसरा सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है कि किसी खेत में मक्का, धान तथा सब्जी लगी हुई है। एक खेत है जिसके में अलग अलग मक्का, धान और सब्जी लगी हुई है, जिनके द्वारा घेरे गए भूभाग का जो अनुपात है वो है 4:5:6। मतलब 3 चीजें लगी हुई हैं किसी खेत में। क्या क्या लगी हुई हैं? मक्का, धान और सब्जी, और इनका अनुपात कितना है? 4, 5 और 6। अब क्या बोल रहा है सवाल? सवाल हमसे ये कह रहा है कि यदि मक्का और धान के भाग को 10-10% बढ़ा दिया जाए तो अब उसका अनुपात केवल किसको बढ़ाया जा रहा है? मक्का और धान को। मतलब इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है? 10% की। इसमें भी कितने की वृद्धि की जा रही है? 10% की। और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू अभी भी कितनी है? 6। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है? 4 गुणे 1.1 10% है, तो 10% वृद्धि का मतलब 110%, और 110% का मतलब कितना है? 1.1। मतलब ये कितना हो जाएगा? 4.4। यहाँ पर कितना है? 5, वही, तो ये कितना 5.5 और ये 6 है, तो 6 को हम 6.0 लिख सकते हैं। ये हमने 6.0 पहले से क्यों लिख लिया? क्योंकि हमें पता है कि हमें लास्ट में, चूंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक यदि हो जाए तो हम तीनों दशमलव को हटा सकते हैं। मतलब हमारे सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा 44:55:60, और यही इस सवाल का आंसर है। आइए देखते हैं इसी से संबंधित तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे कह रहा है एबीसी की मासिक आय का अनुपात 2:3:4 है और व्यय का अनुपात 4:5:6 है, और ए अपनी आय का 25% बचाता है। आय दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था, या पिछले वीडियोस में आपने ये देखा था कि मैंने आपको क्या बोला था? आय बराबर होता है व्यय धन बचत। मतलब आय दी हुई है, व्यय दिया हुआ है, तो आय में से अगर हम व्यय को घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? बचत। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है जो 20% बचाता है, इसका मतलब वो खर्च कितना करता है? 80%। तो कमाता कितना है? 100%। आय को हम हमेशा कितना लेकर के चलते हैं? 100%। सवाल आपसे ये कह रहा है कि एबीसी की आय का अनुपात 2:3:4 तथा व्यय का अनुपात 4:5:6। सवाल क्या कह रहा है? 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एबीसी की आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात किसका? ए, बी और सी का, वो है 2, 3 और 4, और जो व्यय का अनुपात है वो हम कितना है? 4, 5 और 6। अब आपको सवाल में अलग से दिया हुआ है कि ए 25% बचाता है। अगर ये 25% बचाता है मतलब ए
75% व्यय करता है। मतलब इसका 75% इसके बराबर होना चाहिए। इसका 75% इसके बराबर होना चाहिए। अब चूंकि दो डाटा है तो इसको आप मान लीजिए x और इसको आप मान लीजिए y। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि 2x का 75% 4y के बराबर होना चाहिए। अब 75% का मान कितना, 3/4, मतलब 2x गुणे 3 बराबर 4 गुणे 4y। मतलब अब ये कितना हो जाएगा, x अनुपात y बराबर 4 चौके 16 और 2 तिहाई 6, या हम इसको बोल सकते हैं 8 और इसको बोल सकते हैं 3। मतलब x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां हम कितने का गुणा कर देंगे, 8 का, यहां 3 का गुणा कर देंगे तो i बराबर यहां पर कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी 16, 24 और 32, 16, 24, 32। और व्यय कितनी हो जाएगी, व्यय हो जाएगा 12, 15 और 18। तो जो हमारी बचत है वो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 16 में 12 गया 4, 24 में 15 गया 9, 32 में 18 गया 14। और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। हमने किया क्या सवाल में यह हमसे बोला जा रहा है कि ए अपनी आय का 25% बचाता है, और हमको अनुपात किसका दिया हुआ था, आय का और व्यय का। यदि वह 25% बचा रहा है मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, 75%। अगर वो 75% व्यय कर रहा है मतलब आय का 75% व्यय के बराबर होना चाहिए। तो हमने 2x का 75% बराबर कितना ले लिया, 4y। x और y की वैल्यू निकली कितनी, 8 और 3। मतलब ये 8 के गुणज में है, ये 3 के गुणज में है, हमने निकाल दिया। अब आय और व्यय हमको वास्तविक मिल गई, तो आय में से हमने व्यय को घटा दिया तो हमें क्या मिल गई, बचत। और हमारी बचत कितनी है, 4:9:14। आइए देखते हैं अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है कि एबीसी की कुल मासिक आय 14,400 रुपए। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और उनकी मासिक आय कितनी है, 14,400 रुपए। वे अपनी आय का 80, 85 तथा 75% खर्च करते हैं। उनके बचतों का अनुपात 8:9:20 है। आय हमको किस में दी गई है, रुपए में। जो व्यय है वो हमको किस में दिया गया है, प्रतिशत में। और जो बचत है वो हमको किस में दी गई है, अनुपात में। अब यहां पर समझने की बात यह है कि किसी एक जगह पे जाकर के तो हमें चीजों को बराबर करना होगा, रुपया, प्रतिशत और अनुपात। अब अनुपात को हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा डाटा है नहीं। लेकिन अगर हमें यह पता हो कि एक व्यक्ति 80% खर्च करता है मतलब वो बचाता कितना है, 20%। अगर एक व्यक्ति 30% बचाता है इसका मतलब वो खर्च कितना करता है, 70%। और यही हमारे सवाल का, चूंकि बचत हमको किसमें दी गई है, अनुपात में, व्यय हमको किसमें दिया गया है, प्रतिशत में। तो इस व्यय प्रतिशत से हम बचत प्रतिशत निकाल सकते हैं, और बचत प्रतिशत को और बचत को यदि हम बराबर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आय। क्यों, क्योंकि आय हमेशा कितनी होती है, 100%। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, अगर मैं कभी आपसे बोलता हूं कि 20% बराबर कितना है, 5, तो 100% बराबर। अब हमारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि अगर लिखा है 20% बराबर 5 तो 1% बराबर 5/20, तो 100% बराबर 5/20 गुणे 100। क्या हमें वास्तव में ये सब करने की जरूरत है, यही मान आएगा, उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 25। लेकिन यहां पे देखिए, जब 20% बराबर 5 मतलब 20 रुपए में अगर मुझे 5 केले मिल रहे हैं तो 100 रुपए में मुझे कितने केले मिलेंगे। जितने गुना हम प्रतिशत को करेंगे उतने ही गुना हम मान को कर दें तो ये 25, सीधा सीधा। कभी कभी एक चीज और भी आ जाती है, जैसे अगर मुझे दे दिया जाए कि 15% बराबर दिया हुआ है 25, तो 100% बराबर ज्ञात करें। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर आप 15% बराबर दिया हुआ है 27, तो 100% बराबर कितना होगा। अब यहां पे क्या है, ये डायरेक्ट ये 100
15 का डायरेक्ट कोई गुणा नहीं, मतलब 15% से हम सीधे 100% की ओर नहीं जा सकते। 15 छक्का 90 कम है, 15 सत्ते 105 ज्यादा है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे क्या है, 3 पचे 15, 3 नमा 27, मतलब अब हमारा मान क्या है, 5% बराबर कितना है, 9। तो ये वास्तव में कितने गुना हो रहा है, 20 गुना। तो इसको भी हम कितने गुना कर देंगे, 20 गुना, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। ये बात सवालों को हल करते समय हमें जरूर ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सवाल को इस ट्रैक पर लेकर के जाएंगे तो हम केवल और केवल टाइम को किल करेंगे, और हमारा उद्देश्य क्या है, कम से कम समय में सवालों को हल करना। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन का जो सवाल है उसे हमें कैसे हल करना है। सवाल आपको बोल रहा है 3 व्यक्तियों की कुल आय कितनी है, 14,400 रुपए। कुल आय यहां पर आपको दी हुई है, आय बराबर कितना है, 14,400 रुपए। किसकी है, ए, बी और सी की। अब व्यय कितना दिया हुआ है, वो अपनी आय का कुल कितना कितना व्यय कर रहे हैं, 80, 85 और कितना, 75। और आपको जो बचत का अनुपात दिया गया है, तो बचत का अनुपात आपको कितना दिया गया है, 8:9:20, 8, 9 और 20। अब दिक्कत यह है, यहां पर आय रुपए में है, व्यय प्रतिशत में है, बचत मतलब किसी भी एक चीज को आप बराबर नहीं कर सकते। हमें केवल एक बात पता है कि आय हमेशा कितनी होती है, 100%। अब अगर आप खुद देखिए, व्यय 80% है, मतलब बचत बराबर कितनी हो जाएगी, 20%। अब ये अगर ये 85% है, मतलब बचत कितनी हो जाएगी, 15%। ये 75% है, तो ये कितनी हो जाएगी, 25%। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास बचत है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों आंकड़े चूंकि बराबर होंगे, ये दोनों तो बराबर ही होंगे। क्यों होंगे बराबर भाई, क्योंकि दोनों क्या है, बचते हैं। और यहां से हमें क्या मिल सकती है, आय। तो सवाल आपको बोल रहा है 20% बराबर 8, तो 100% बराबर 20 पंचे 100, तो 8 पंचे 40। ठीक है, ऐसे ही 15% बराबर कितना है, 9। और आपको निकालना है कितना है, 100% बराबर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो निकल सकता है, 3 बचे 15 और 3 त्रिकाई 9, मतलब 5% बराबर 9, तो 20 पंचे 100, तो 20 तिहाई 60। और यहां पर है 25% बराबर कितना है, 20, तो 100% बराबर 25 चौके 100, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। अब या तो हमें सीधा सीधा कह सकते हैं आय का कितना है, 40, 60 और 80, मतलब ये तीनों का जो योग है वो 14,400 के बराबर होना चाहिए। मतलब 40 + 60 + 80 बराबर 14,400। तो 4 6 10 8 18, मतलब 180 बराबर 14,400। तो ये कितना, 1 बराबर 18 8 124, 80। अब आपसे सवाल में पूछा गया है प्रत्येक की मासिक आय। तो अगर हम बोले ए की मासिक आय कितनी होगी, तो ए की मासिक आय कितनी आपने निकाली है, 40, मतलब 40 गुणे 80। बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, तो बी की मासिक आय आपने कितनी निकाली है, 60, तो 60 गुणे 80। सी की मासिक आय कितनी है, तो सी की मासिक आय 80 गुणे 80। मतलब अगर मैं देखूं तो ये कितना है, 3200, ये है ए की मासिक आय। बी की 8 × 4800, ये है बी की मासिक आय। और सी की मासिक आय 8 × 6400, और ये है हमारी कितनी, सी की मासिक आय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात हमें सदैव याद रखनी है कि कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर जाकर के हमें चीजों को बैलेंस करना होता है। और यहाँ बैलेंसिंग के लिए एकमात्र रास्ता थी बचत। चूंकि बचत क्यों, क्योंकि व्यय हमें किसमें दिया गया था, प्रतिशत से, और बचत हमें किसमें दी गई थी, अनुपात में। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह था कि बचत प्रतिशत, व्यय प्रतिशत से हमें बचत प्रतिशत निकाल देना था, और प्रतिशत और अनुपात को क्या कर देना था, बराबर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है पिछले वर्ष राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष
राम की आय का अनुपात 4:5, श्याम की आय का अनुपात 2:3। श्याम, यदि राम और श्याम की वर्तमान आय 41,600 रुपए हो, मतलब पहले हमें राम और श्याम की पिछले वर्ष की आय दी गई है, फिर केवल राम की पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय दी गई है, और श्याम की भी पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय दी गई है, और लास्ट में हमें दिया कौन सा है, इस वर्ष की कुल आय। मतलब हमें निकालना कौन सा है, इस वर्ष की आय रुपए में दी गई, तो हमें उसको काहे में निकालना पड़ेगा, पहले अनुपात में, फिर उस दोनों अनुपातों का योग इस टोटल आय के क्या हो जाएगा, बराबर। अब अगर मान लीजिए मैं सवाल में एक सिंपल सा सवाल अगर मैं बोलूं, जैसे मान लीजिए पिछले वर्ष की बात है, पिछले वर्ष मान लीजिए 2 लोग हैं जिनका 1:2। अब अगर मैं बोलूं पिछला और क्या दिया हुआ है, वर्तमान, तो ये मान लीजिए यहां पर है 2:5 और यहां पर दिया हुआ है 4:6 या 4:7। सवाल कह क्या रहा है आपसे, सवाल ये कह रहा है ये पिछला और ये पिछला है, हमें निकालना क्या है, वर्तमान। मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब यहां पर कितना है 2:1 और हमें निकालना कितना है 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर सवाल में कितना है 4:2 और हमें निकालना क्या है 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब इस सवाल को लगाने का तरीका क्या रहेगा, 2:1 है तो 1/1/2, तो 5/5 गुणे 1/2। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 7 बराबर कितना हो जाएगा 2/4 गुणे 7। वास्तव में हुआ क्या है, इन दोनों का गुणा बटे ये। क्यों, क्योंकि जो दिया गया है वो सदैव कहां चला जाता है, नीचे, और यहाँ पे दिया गया क्या था, पिछला, इसलिए पिछला वाला नीचे जाएगा, और निकालना क्या था, वर्तमान, इसलिए वर्तमान वाला कहां जा रहा है, ऊपर। आइए देखते हैं हमारे सवाल में क्या बोल रहा है। पिछले वर्ष राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 था। बात कब की हो रही है, पिछले वर्ष की। व्यक्ति कौन कौन है, राम और श्याम। किसकी बात हो रही है, राम की, और किसकी बात हो रही है, श्याम की। बात कब की हो रही है, पिछले वर्ष की। पिछले के अनुपात कितना है 3, अनुपात कितना है 4। पिछले वर्ष राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 था। अब बोल रहा है पिछला और अनुपात क्या है, वर्तमान। पिछला अनुपात वर्तमान राम का कितना है 4:5 और इसका है 2:3। और आपको जो टोटल दिया गया है वो दिया गया है वर्तमान आय इनकी कितनी है, टोटल 41,600 रुपए, 41,600। अब यहां पर देखने की बात ये, आपको पॉइंट ये वाले निकालने हैं, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर भी ये 3 होता, ये 3 ही होता तो कोई कहने की बात ही नहीं थी। ये 3 है तो 3 = 3, तो 5 = 5। यहां पर अगर ये 4 होता तो 4 = 4, तो 3 = 3, मतलब फिर हम 5 और 3 8 के बराबर 41,600 को कर देते। लेकिन यहां पर पिछले वर्ष का रेशियो है 3 और यहां पर पिछले वर्ष का रेशियो है 4। ठीक है, ऐसे यहां पर 4 है और यहां पर 2 है। अभी मैंने आपको समझाया, मतलब मामला क्या है, मतलब ये कितना हो गया 15/4 और ये कितना हो गया 12/2। तो ये 2 छक्के 12, अब 3 बचे 15, 3 दूनी 6, फिर ये गुणा कर देंगे तो ये 5 अनुपात कितना है 8, और ये टोटल मिला करके कितना है 41,600 रुपए। मतलब 13 = 41,600, तो 1 = 3200। 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26, मतलब राम की आय कितनी हो जाएगी 5 × 3200, तो ये कितनी 16,000 रुपया। और श्याम की आय कितनी हो जाएगी 8 × 3200, तो 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 25, 25,600। मतलब हमारा जो आंसर है वो है 16,000 और 25,600 रुपए। करना क्या था, केवल यही बात ध्यान में रखनी है कि चूंकि पिछला वर्तमान केवल यहां पर है, मतलब मुझे निकालना है इसको है, तो सबसे पहले इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना। मेरा अंदाजा है आपको ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम एक बात और करते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि पिछले वर्ष 2 रेलवे स्टेशनों के बीच
प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के भाड़े का अनुपात, भाड़े का अनुपात मतलब बात किराए की हो रही है। किराए का अनुपात 10:7 था, दोनों में 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। सफर करने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो है 3:5। दोनों श्रेणियों से कुल आय 30,900 रुपए हो रही, तो प्रत्येक श्रेणी का अलग अलग ज्ञात करें। पहली बात, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बस वाला हूं, मेरी बस में सपोज 20 सीट है और एक सीट का किराया है 50 रुपए, तो मेरी कुल आय कितनी होगी? तो मेरी जो आय होगी वो आय बराबर हो जाएगी संख्या, सीटों की संख्या कितनी है और गुणे क्या हो जाएगा? किराया। अभी जो मैंने बात की, मेरे पास सीटों की संख्या थी 20, किराया अगर एक सीट का है 50, मतलब मुझे टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए। ये मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? अगर कुल आय की बात करेगा तो बात किसकी होगी? संख्या की और किराए की। सवाल में भाड़े शब्द का यूज किया गया है, भाड़े का मतलब किराया ही होता है। वैसे भी आपने पढ़ा भी होगा किराया भाड़ा, किराया और भाड़ा ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सवाल आपको कह रहा है पिछले वर्ष 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के भाड़े का अनुपात 10:7 था। आज के टास्क का क्वेश्चन नंबर 6। बात किसकी हो रही है? प्रथम और द्वितीय श्रेणी की। और बात किसकी हो रही है? किराया। और किराया कितना कितना है? इनका जो अनुपात है वो कितना है? 10 और ये कितना है? 7। और फिर बोल रहा है इनमें जो वृद्धि हुई है वो है 3:4 और 5:9 की। वृद्धि जो हुई है वो हुई है किसकी? 3:4 की और 5:9 की। और इनकी संख्या ये रह गई। तो कुल प्राप्त है, कुल प्राप्त है कौन सी बोल रहा है? वर्तमान की। मतलब हमें निकालना किसका मान है? 4 और 9 का। जो दिया गया मान है वो कौन सा दिया गया? 3। तो 3 बराबर 10, तो 4 बराबर, 5 बराबर 7, तो 9 बराबर। अभी हमने पिछले सवाल में देखा ये, अब क्या हो गया जाएगा? ये 10 चौके 40/3 और ये कितना हो जाएगा? 63/5। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी कैलकुलेशन करने के लिए सवाल में आगे कुछ बचा हुआ हो तो कभी भी आप इसको बैलेंस करने की कोशिश ना करें। कई बच्चे हमारे इसमें 5 में 40 का गुणा कर देंगे, 3 में 63 का गुणा कर देंगे और उसको 200:189 बना लेंगे। जल्दबाजी मत करिए, हो सकता है कि आगे हमें डाटा कुछ इस तरीके का मिल जाए कि वो पहले ही कट जाए। कैलकुलेशन में ये बात थोड़ा आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब हमसे बात किसकी की गई है? आय की। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? किराए की। तो किराए के साथ क्या होगी? संख्या भी होगी। और यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है? यहां पर जो संख्या दी गई है वो दी गई है 3 और 5। और हमसे जो दिया गया है हमको वो क्या दिया गया है? 30,900 रुपए जो दिया गया है वो है आय। आय बराबर कितनी दी गई है? 30,900 रुपए। अब मैंने अभी आपको बताया आय बराबर क्या होता है? किराया गुणे संख्या। तो किराया गुणे संख्या होता है, मतलब यहां जो आय है वो हो जाएगी 40/3 गुणे 3 और 63/5 गुणे 5। आंकड़े सदैव जब कभी भी एसएससी पेपर के जो एग्जामिनेशन आते हैं बैंकिंग को छोड़ करके, उसमें डाटा हमेशा ऐसा ही दिया जाता है जो एक दूसरे के लिए बना हो। मतलब जो एक दूसरे के साथ या तो घुल मिल जाए और या तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों कैंसिल, मतलब हमारे पास कितना बचा? 40 और 63 और इन्हीं दोनों के बराबर है 30,900 रुपए। मतलब 103 बराबर 30,900, तो 1 बराबर ये 3 बार जा रहा, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो इसकी वैल्यू कितनी? 40 गुणे 300, 4×3=12, मतलब ये कितना हो जाएगा? 12,000। और ये कितना हो जाएगा? 63 गुणे 300, तो 3×3=9, 3×6=18, 2 0, मतलब ये कितनी हो जाएगी? 18,900। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 12,000 रुपए यहां से और 18,900 रुपए यहां से। दोस्तों, आज रेशियो और परसेंटेज को मिला करके कुछ क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश की। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको परसेंटेज में भी मिलेंगे।
प्रतिशत का जो टॉपिक है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, जहां हमने यूज किया कि इसको प्रतिशत को हमने काय में बदला था, दशमलव में। अभी आगे जो थोड़ा सा बड़े सवाल होते हैं उसमें हम कई बार प्रतिशत को भिन्न के रूप में यूज करते हैं, वृद्धि के लिए भी, कमी के लिए भी। ये सारा का सारा टॉपिक हम अभी प्रतिशत में और बेहतर तरीके से डील करेंगे। प्रतिशत में भी ऐसे सवाल आएंगे जो परसेंटेज और रेशियो का मिक्सचर है। रेशियो में हमने कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हमने उठाने की कोशिश की है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज जितने भी सवाल आपने किए हैं, जितने भी प्रश्न आपने देखे, वो सब के सब आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। प्रतिशत और अनुपात से रिलेटेड सवालों को अभी आप करने की कोशिश मत कीजिएगा। टास्क में जो सवाल दिए गए हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डले हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, उनको आप लगाइए। यदि उनमें से कोई सवाल नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। प्रीवियस ईयर अभी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अभी हमने प्रतिशत को पूरे तरीके से नहीं पढ़ा है। हो सकता है सवाल आप जो समझ रहे हो वो सवाल ना हो, वो सवाल किसी दूसरे ही ट्रैक का हो। तो अगर वो सवाल दूसरे ट्रैक का, तो जब प्रतिशत वाला चैप्टर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब आप उन सारे सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। धन्यवाद।